हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक द्विवेदी आप सभी का IQ बूस्टर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी ये जो वीडियोस हैं आपको काफी पसंद आती होंगी। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अपने IQ को, जीके को और बूस्ट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं 8th शेड्यूल, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जितनी भी भाषाएं हैं डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राष्ट्रभाषा कहा है, देव भाषा कहा है, राजभाषा कहा है या देश भाषा कहा है? तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और बताना है इसका करेक्ट आंसर। मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को, लेकिन हाँ ये भी बता दूं कि जो क्वेश्चन है इसका आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा वीडियो के बीच में कहीं मैं बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? देखिए हम बात कर रहे हैं तब की जब संविधान बन गया था, 26 जनवरी 1950 को जब इसको लागू किया गया था, उस समय 8वीं अनुसूची के अंदर मूलतः संविधान के अंदर कितनी भाषाएं शामिल की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 14। तब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की टोटल 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। आज की डेट की बात करें तो टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं आज की डेट में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बता चुका हूं मैं आपको, 22। भारत के संविधान में आज की डेट में टोटल 22 भाषाएं हैं। चलो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ताकि आने वाले समय में दिक्कत नहीं हो। 8वीं अनुसूची, पहली चीज 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग किसमें? ये 10, ये 5, 15, 16 और 17। भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। आधिकारिक भाषाएं हमें भी पता है कि आज की डेट में टोटल 22 भाषाएं हैं, तो संख्या भी पता होनी चाहिए कौन कौन सी। सबसे पहले नंबर पर असमिया, फिर बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, माफ करिएगा उड़िया है वो, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ध्यान रखिएगा अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। इसके अलावा जो हर एक प्रदेश के अंदर जो है उपबोलियां हैं, उन सब चीजों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। केवल और केवल कितनी भाषाएं? टोटल 22 भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया गया। इन भाषाओं को स्टार्टिंग में हमें पता है टोटल 14 भाषाएं थी, उसके बाद कैसे कैसे सम्मिलित किया गया। देखिए 1967 की बात कर रहे हैं, सिंधी भाषा को शामिल किया गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत। देन 1992 में 71वां संशोधन हुआ था जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। किसको? नेपाली को भी शामिल किया गया है। भाषा है, केवल नेपाल में नहीं चलती, भारत के अंदर भी चलती है। इसके बाद वर्ष 2003 में 92 नंबर का 92 नंबर का संविधान संशोधन हुआ। 2004 में जो प्रभावी हुआ था, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। ठीक है। और हाँ, वर्तमान में टोटल 6 ऐसी जो भाषाएं जिनको शास्त्रीय भाषाओं के रूप में दर्जा प्राप्त है, क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए बता दिया क्योंकि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, एक एक करके फटाफट करते चलेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं कौन सी हैं? नई 4 भाषाएं। करेक्ट आंसर संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने यहां पर किया है। क्या किया था? ये देखिए, यहां लिखा था कि 2003 में 92 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 2004 से जिसको प्रभावी किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था लास्ट में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी संथाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4। भारतीय भाषाओं को कुल 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? तो 4 कुल वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो नाम सुन लो। उत्तर भारत में बोली जाने वाली जो भारोपीय भाषा है ये एक हो गई। इसके बाद दूसरा कौन सा दिया हुआ है? दक्षिण भाषा में जो बोलते हैं द्रविड़ भाषा, ये दूसरी हो गई। इसके बाद ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की जो भाषाएं होगी वो अलग हो गई। इसके बाद पूर्वोत्तर में जो बात करते हैं तिब्बती और बर्मी, ये जो है तिब्बती, ये चीनी तिब्बती जो समूह है ये अलग होगी। तो टोटल समूह कितने हो गए? टोटल 4 समूह हो गए। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय आर्य भाषा, जिसमें अपनी हिंदी भी आती है। तो इसको भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? करेक्ट आंसर है चीनी तिब्बती। चीनी और तिब्बती सबसे कम बोला जाता है भारत के अंदर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां दिया है ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है निषाद, निषाद कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रिक भाषा समूह के बारे में। देखो, ये प्राचीन भाषा परिवार मुख्य रूप से भारत में झारखंड में बोली जाती है। भाषा कौन सा, भाषा समूह कौन सा, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की बात कर रहे हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर बोला जाता है। स्पेशली हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं इस परिवार के अंदर, ऑस्ट्रिक भाषा के अंदर। मेनली हो, मुंडारी, भूमिज, संथाली, खड़िया, सावरा, ये सब के सब किसके अंदर आती हैं, ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत आती हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। करेक्ट आंसर है किरात। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को किरात कहा जाता है। देखो, डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये कहां के लोग बोल रहे हैं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी एरिया है वहां पर मेनली इसको बोला जाता है। नेपाल में भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। अगर आप उत्तर भारत से हैं, मध्य भारत से हैं, तो ये मानिए कि डेफिनेटली आप इसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि कई बार ये होता है कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के बीच में अंतर ही नहीं पता चलता। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा मैं आज क्लियर करूंगा आपको, जो है ये मानिए कि डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और कहां कहां कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो चलिए पहले तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका पहला उत्तर तो सही है, तेलुगु। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो तेलुगु है। गलती से तमिल मत कर देना, ठीक है। इसके बाद कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। संथाली, मुंडा, हो, ओरांग। तो इसका सही उत्तर है ओरांव। ओरांव जो है ये ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है, जस्ट पीछे मैंने आपको बताया है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये पिक्चर। इस पिक्चर को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तेलुगु सबसे ज्यादा बड़े एरिया में बोली जाती है। क्लियर समझ में आ रहा है। यहां पर कौन कौन सा, ये तेलंगाना मिल गया आपको, इसके बाद आंध्र प्रदेश मिल गया। इसके अलावा जो कर्नाटका के एरिया में बोला जा रहा है, तमिलनाडु के भी कुछ एरिया में बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तेलुगु सबसे ज्यादा बोली जाती है। क्लियर हो गई, ओके। अब यहां पे कन्नड़ देख लो। कन्नड़ कहां बोली जाती है, कर्नाटक में बोली जाती है। क्लियर हो गया। इसके बाद मलयालम कहां बोली जाती है, तो भैया मलयालम बोली जाती है कहां पर, केरला में। और तमिल कहां बोली जाती है, तमिलनाडु में बोली जाती है। इसके अलावा कहां बोली जाती है, ये जो उत्तरी जो है अपना श्रीलंका, यहां पर बोली जाती है। आप जानते हैं तमिल बहुल इलाका है वहां पे, उत्तरी श्रीलंका। अब हम बात कर रहे हैं किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। करेक्ट आंसर है तमिल, बिल्कुल सही है तमिल। ये ध्यान रखना, तेलुगु और तमिल में भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो तमिल जो है द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कही जाती है। द्रविड़ भाषाएं लगभग 70 भाषाओं का एक परिवार है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में बोली जाती है। ये भारत में बोली जाती है, पाकिस्तान में बोली जाती है, श्रीलंका में बोली जाती है। लगभग 200+ मिलियन लोग इसको बोलते हैं। सबसे अधिक बोली जाने वाली द्रविड़ भाषाओं में सबसे पहले नंबर पर तेलुगु, जस्ट अभी बताया मैंने आपको। दूसरे नंबर पर तमिल, तीसरे नंबर पर कन्नड़ और फिर अपना प्यारा मलयालम। जिनमें से सभी की लंबी साहित्यिक परंपराएं हैं। छोटी साहित्यिक भाषाएं तुलु और कोंडवा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कहा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रश्न क्या है कि किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सही उत्तर है संस्कृत। संस्कृत भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कहा जाता है, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार कहा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है। फिर से सही उत्तर है इसका तेलुगु। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित जो द्रविड़ भाषा है वो तेलुगु है। भारतीय संविधान के अनुसार यहां की राजभाषा बताइए आप। सही उत्तर क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार अपने भारत की राजभाषा क्या है। इसका सही उत्तर है हिंदी। भारतीय संविधान के अनुसार अपने भारत की जो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हिंदी है। राष्ट्रभाषा नहीं कहा मैंने क्या कहा, राजभाषा, यानी राजकीय कार्य जिसमें किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें किया जाता है, तो वो हिंदी है। अच्छा, ये हिंदी, ये जो संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है, तो अनुच्छेद रट लो मेरे साथ, 343। कौन सा अनुच्छेद, 343 यानी 343। संघ की राजभाषा होगी क्या, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था। तो मेरे प्यारे जवानों, सबसे पहली बार अमीर खुसरो ने। जी हां, सबसे पहली बार 12वीं शताब्दी में भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो वही जिन्होंने पहेलियों का जो है क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, याद रखिएगा।
भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राष्ट्रभाषा कहा गया है, देव भाषा कहा गया है, देश भाषा कहा है या राजभाषा कहा है? इसका करेक्ट आंसर है राजभाषा। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है, जिसमें आप वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये राजभाषा और राष्ट्रभाषा के बीच में अंतर क्या होता है? तो देखो मेरे जवानों ध्यान से, सबसे पहली बात, एक जो राजभाषा होती है ना, ये संवैधानिक शब्द है, संविधान से लिया गया है, जबकि राष्ट्रभाषा जो है ये स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है, एडमिनिस्टर करने की, यानी कि अगर आपको शासन करना है तो उसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करोगे। वहीं राष्ट्रभाषा ये भाई जनता की भाषा होती है। राजभाषा केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है, यानी अगर कुछ बोलना है, बताना है, रिटन में कुछ देना है और प्रशासन शासन की तरफ से कोई चीज आएगी तो किस में आएगी? राजभाषा में आएगी। जबकि राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति जो होगी वो राष्ट्रभाषा में होगी। इसके लिए ध्यान रखना, राजभाषा की जो शब्दावली होती है वो सीमित होती है, जबकि जो राष्ट्रभाषा होती है इसकी शब्दावली काफी बड़ी होती है। राजभाषा नियमों में बंधी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है। और इसी वजह से इसका जो क्षेत्र होता है राजभाषा का, ये कैसा होता है? सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक होता है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, एक बार फिर से इसको याद कर लेते हैं। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की क्या होगी? राजभाषा होगी। आपको बता दूं 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो इसमें देवनागरी में लिखी जाने वाली जो हिंदी है सहित 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जो है रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। पहली बात तो कि राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह प्रश्न होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बीजी खेर। राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे। उर्दू किस भाषा का शब्द है? यह बड़ा कमाल का प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी प्रश्न है। मैं सोच रहा था कि इसको फ्रंट में रखूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है थोड़ा सा कि उर्दू शब्द, इससे कई बार अपने जवानों को इतना मतलब नहीं होता, क्योंकि हिंदी आपके एग्जाम में आ रही होती है तो आप सोचते हैं उर्दू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सही है कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि उर्दू आखिर किस भाषा का शब्द है, तुर्की, फारसी, अरबी या संस्कृत। तो इसका करेक्ट आंसर है तुर्की। उर्दू शब्द जो है ना ये एक तुर्की शब्द है। ओके, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता था? करेक्ट आंसर है उर्दू। मुगल काल में उर्दू को रेख्ता के नाम से जानते थे। और ध्यान रखिएगा उर्दू जो शब्द है ना मूलतः तुर्की भाषा का है तथा इसका अर्थ क्या होता है? शाही शिविर या खेमा, तंबू। मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? याद कर लीजिए मेरे साथ में, फारसी। मुगल काल में राजकीय भाषा फारसी थी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जबरदस्त लगी है लाइक कर दो यार, कुछ बेनिफिट मिला है सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अभी तक आपने दोस्तों के साथ इसको शेयर नहीं किया है तो शेयर कर डालिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, परफेक्ट सर नाम का चैनल है, तुरंत जाइए उसको सर्च कर लीजिए और देख लीजिए, मैथ्स आपको बेहतरीन मिल जाएगी, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कराया है। इसके अलावा जीके के लिए ये चैनल तो चल ही रहा है। किसी तरह की कोई परेशानी है कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।